नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक विश्व के इतिहास के अंदर वियना कांग्रेस। ये वियना कांग्रेस क्या थी, ये यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना। VIENNA है अगर कोई इंग्लिश का स्टूडेंट्स हो तो। वियना कांग्रेस, ये वियना एक शहर है, राजधानी है एक कंट्री की। कौन से कंट्री की है आपको अंदाज़ा होगा लगभग। ऑस्ट्रिया, जो यूरोप का एक कंट्री है, उसकी राजधानी है वियना। वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ, संगोष्ठी हुई, उसको कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या थी कि यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था जो सितंबर 1814 से जून 1814 को वियना में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो प्रधानमंत्री के इक्विवेलेंट माना जाता है, मैटरनिक, उसका नाम था मैटरनिक। उसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। और इस कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्ध, जो 1789 से फ्रांस की क्रांति हुई थी और उसके बाद में 1799 तक ये जो क्रांति चली, उसमें जो युद्ध हुए, नेपोलियन युद्ध, यानी 1799 से या 1804 से जब नेपोलियन शासक बन गया, और 1815 के वाटरलू के युद्ध तक, और पवित्र रोमन साम्राज्य के विघटन से जो उत्पन्न होने वाले कई मुद्दे और समस्याएं थी, उनको हल करना इसका उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था कि फ्रांस की क्रांति के कारण जो परिस्थितियां बनी, नेपोलियन बोनापार्ट के युद्धों के कारण जो परिस्थितियां बनी, और पवित्र रोमन साम्राज्य जिसका प्रधान ऑस्ट्रिया था, रोमन एम्पायर का, उसके विघटन से जो स्थितियां उत्पन्न हुई, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सितंबर 1814 से जून 1814 के बीच ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जो कांग्रेस आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिक द्वारा की गई, उसी को वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। अब क्या था कि नेपोलियन को वाटरलू की पराजय के पश्चात सेंट हेलेना, जो हम बात भी कर रहे थे पिछले वीडियो में कि ऑब्जेक्टिव टाइप या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले कई क्वेश्चंस आते हैं, तो वो बनते, चूंकि हर पर मैं चर्चा नहीं कर सकता, तो सेंट हेलेना द्वीप में उसको रखा गया था। तत्पश्चात ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यूरोप की विजय शक्तियाँ 1815 में एकत्रित हुई। उद्देश्य था यूरोप के उस मानचित्र को पुनर्व्यवस्थित करना जिसे नेपोलियन ने अपने युद्ध और विजयों से उल्ट पुल्ट दिया था। वस्तुतः ऑस्ट्रिया का चांसलर मैटरनिक ने नेपोलियन के विरुद्ध मोर्चा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए उसी की पहल पर ऑस्ट्रिया यानी उसकी राजधानी वियना में ये कांग्रेस बुलाई गई। इस सम्मेलन में यूरोप के कई छोटे छोटे देश शामिल हुए, किंतु नीति निर्माण के अंदर 4 देशों के प्रतिनिधियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें एक थे ऑस्ट्रिया का चांसलर मैटरनिक, यानी ऑस्ट्रिया जिसकी तो आपको पता ही है कि इसके अंदर मुख्य भूमिका थी ही। तो एक तो हम ये कहेंगे कि जो ऑस्ट्रिया का शासक था, ऑस्ट्रिया का शासक मैटरनिक। दूसरा रूस का जार था अलेक्जेंडर। इंग्लैंड के विदेश मंत्री थे लॉर्ड केसलरे, तथा फ्रांस के विदेश मंत्री थे टेलेरा। यानी ऑस्ट्रिया, रसिया, इंग्लैंड और फ्रांस के इन प्रतिनिधियों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि अन्य देश भी यूरोप के इसमें शामिल थे। अब इस कांग्रेस के समक्ष जो मुख्य समस्याएं थी वो क्या क्या थी, वैसे चर्चाएं हो चुकी, जो उद्देश्यों में थी वही लगभग यहाँ है। एक तो नेपोलियन ने फ्रांसीसी क्रांति के उच्च आदर्शों को यूरोप में फैलाया था। इन सिद्धांतों को कैसे रोका जाए जिससे बढ़ती राष्ट्रीयता की भावना अन्य साम्राज्य को विखंडित न करे, यानी जो राष्ट्रीयता का भावना फैल रही थी उसको रोकने का प्रयास। क्योंकि ये जो ज़्यादातर जैसे ऑस्ट्रिया का मेटरनिक का प्रभाव था, तो वो तो खुद एक तरह से राजतंत्र को सुदृढ़ करने वाला व्यक्ति था। दूसरा समस्या थी नेपोलियन द्वारा विजित क्षेत्रों के साथ किस प्रकार की नीति अपनाई जाए। तीसरी थी कुछ राष्ट्रों ने स्वेच्छा से तो कुछ ने नेपोलियन से डरकर जो नेपोलियन का साथ दिया था, उन राष्ट्रों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। और वियना कांग्रेस में मैटरनिक और जार जो प्रतिक्रियावादी थे, तो कैसलरे तथा तेलरा उदारवादी। ऐसी स्थिति में फ्रांस के साथ किए जाने वाले बर्ताव को लेकर एक मतभेद भी कायम हो गया था, तो उसको किस तरह से सुलझाया जाए, ये इनकी समस्याएं थी।
अब इसके अंदर इन 4 मुख्य व्यक्तियों ने और अन्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने बैठकर जो निर्णय लिए और जो प्रादेशिक व्यवस्थाएं अपनाई वो क्या क्या थी वो जरा सुन लीजिए। यानी इन्होंने यूरोप के मैप में बड़े स्तर पर बदलाव कर दिया। जो बहुत सारे क्षेत्र नेपोलियन ने युद्धों से और फ्रांस के अधीन कर लिए थे, अब उन क्षेत्रों को तोड़ा गया, बांटा गया, किसको क्या मिला, यानी क्या प्रादेशिक व्यवस्था की, वो सारा हम इनके अंदर देखेंगे। जिन देशों ने नेपोलियन को हराने में हिस्सा लिया था उन्हें पुरस्कार और जो पराजित हुए उन्हें दंड मिलना चाहिए। यूरोप में क्रांति से पहले की व्यवस्था लागू की जाए जिससे यूरोपीय व्यवस्था का निर्माण हो और शांति एवं सुरक्षा कायम रखी जाए, ऐसा निर्णय लिया गया। इसके अलावा नेपोलियन ने जिन राज्यों को फ्रांस में शामिल किया था उन्हें छीन लिया गया और फ्रांस में प्राचीन राजवंश को फिर से स्थापित कर दिया गया। अब ये प्रादेशिक व्यवस्था थी कि भी जिन जिन क्षेत्रों को नेपोलियन ने अपने युद्धों से आपने देखा था, अभी ऑस्ट्रिया को बड़े स्तर पर पराजित किया, जर्मनी के बहुत सारे क्षेत्र, आज के इटली के बहुत सारे क्षेत्रों को उसने अधीन किया, तो वो सारे क्षेत्र छीन लिए गए और फ्रांस का जो शासन है वो पुराने बुर्बो वंश को व्यक्ति को बनाया गया। इंग्लैंड को औपनिवेशिक और व्यापारिक लाभ हुए, क्या क्या हुए, माल्टा है, सेंट लूसियाना है, मॉरिशस के द्वीप है, वो फ्रांस से लेकर के इंग्लैंड को दे दिए गए। इसके अलावा पर्सा, इसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ। उस समय ये यूरोप का एक बड़ा राज्य था, तो पर्सा को भी लाभ हुआ, उसे उत्तरी सैक्सनी मिली, सलासा पेल एवं त्रिले के प्रदेश दिए गए, फलतः उसका राज्य दुगना बढ़ गया और दक्षिणी जर्मनी में भी उसका प्रभाव कायम हो गया। और क्या हुआ, और बेल्जियम को होलैंड में शामिल कर दिया गया और वो फिर से अंग्रेज राजवंश की वहाँ पर स्थापना कर दी गई, क्योंकि होलैंड में नेपोलियन ने अपने भाई को शासक बना दिया था, तो वहाँ दोबारा से अंग्रेज राजवंश की स्थापना कर दी गई। ऑस्ट्रिया को इटली के बेलेशिया तथा लोम्बार्डी के प्रदेश दिए गए। इस प्रकार मध्य यूरोप में उसका प्रभाव कायम हो गया और मेटरनिख अपने उद्देश्य में सफल रहा। यानी ऑस्ट्रिया को भी बड़ा फायदा हुआ और उस इटली के वेनेशिया और लोम्बार्डी जैसे प्रदेश मिले। आगे हम पढ़ेंगे, इसके लिए इटली को बड़ा संघर्ष करना पड़ा और इनको मिलाकर के बाद में इटली का एकीकरण हुआ था। रूस को वारसा तथा वेसेरविग मिला, फलतः पश्चिम यूरोप में उसका भी काफ़ी विस्तार हुआ। इटली को छोटे छोटे राज्यों में बांटकर उसे वहाँ के प्राचीन शासकों को दे दिया गया और इटली में ऑस्ट्रिया का प्रभाव स्थापित किया गया, यानी इटली की तोड़फोड़ कर दी गई। पोलैंड का अस्तित्व समाप्ति कर दिया गया और इसको रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच में बांट लिया गया। स्पेन में पुनः प्राचीन राजवंश की स्थापना की गई, यद्यपि पुर्तगाल ने अंग्रेजों की सहायता की थी लेकिन उसे कुछ नहीं दिया गया। स्वीडन और डेनमार्क जिन्होंने नेपोलियन का साथ दिया उनको दंडित किया गया। स्विट्जरलैंड पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया, उसे 22 राज्यों का शक्तिशाली संघ बनाया गया। जर्मनी के संबंध में कांग्रेस के निर्णय काफ़ी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए कि आगे के टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह से जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मनी के बचे हुए 38 राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया गया और जिसका प्रधान ऑस्ट्रिया का सम्राट था फ्रांसिस प्रथम, उसको बनाया गया। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने और भी अनेक कार्य किए। उसने दास प्रथा को अनैतिक बनाया, अंतर्राष्ट्रीय विधियों के संबंध में भी निर्णय लिए, भविष्य में यूरोपीय शांति को कायम रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई जिस यूरोपीय व्यवस्था कहा जाता है। तो इस तरह से ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं वो वियना कांग्रेस के अंदर की गई। तो ये आपको अच्छी तरह से तैयार करनी पड़ेगी कि वियना कांग्रेस में क्या क्या निर्णय लिए गए या क्या प्रादेशिक व्यवस्थाएं की गई, यानी इंग्लैंड के लिए क्या, फ्रांस के लिए क्या, ऑस्ट्रिया के लिए क्या, इटली, पर्सा, जर्मनी, रशिया, पोलैंड, बेल्जियम, होलैंड, पुर्तगाल है, स्वीडन है, डेनमार्क, इनसे संबंध में क्या क्या निर्णय लिए गए वो सारा आपको याद करना पड़ेगा। अब इस वियना कांग्रेस के कार्यों का मूल्यांकन कर लेते हैं। वियना कांग्रेस का आरंभ उच्च आदर्शों एवं उद्देश्यों की घोषणाओं के साथ हुआ, लेकिन उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। उसका कार्य करने का ढंग है वो विद्वानों के अनुसार क्या था, दोषपूर्ण था। बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि उसने सही दृष्टि से कार्य नहीं किया। सभी राष्ट्र अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए थे, यानी सब अपनी अपनी रोटियां सेकने में लिखे थे, अतः समस्याओं के समाधान की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। वियना सम्मेलन का कार्यक्रम स्वार्थपरता पर आधारित था। इसके सदस्यों ने नैतिक सिद्धांतों की उपेक्षा की, इसीलिए इसके निर्णय अस्थायी व अनिर्थक साबित हुए। इसने यूरोप के नवनिर्माण में कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जिससे जनता की इच्छा की पूर्ति हो सके और स्थायी तौर पर व्यवस्था कायम हो सके। इसने सिर्फ शक्ति संतुलन
के सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया, लेकिन लोकप्रिय भावना का इसके द्वारा कोई भी महत्व नहीं दिया गया। तो इस तरह से वियना कांग्रेस के जो कार्य है वो बहुत अच्छे नहीं रहे। ये यूरोप में शांति लाने में भी सफल नहीं रही। इसने सिर्फ और सिर्फ जो प्रभावशाली राष्ट्र थे उनको संतुष्ट करने का काम किया, और जो जनता की भावनाएं थी उसके ऊपर इसके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो ये थी वियना कांग्रेस, जिसमें आपको वियना कांग्रेस क्या थी, इसके सिद्धांत क्या थे, इसके उद्देश्य क्या थे, कौन सी व्यवस्थाएं की गई और इसका मूल्यांकन क्या कुछ था, ये सारा आपने देखा। तो इसको आप अच्छी तरह से उम्मीद है समझेंगे और समझने लर्न करने की भी कोशिश करेंगे। थैंक यू।